तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल के जरिए से स्पॉइलेज गुड्स और डिफेक्टिव गुड्स की जो कैलकुलेशंस होती हैं और उनकी जो रिकॉर्डिंग होती है और उसका जो इम्पैक्ट होता है हमारी पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर, वो क्या आता है वो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस शेयर की हुई हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइजेस भी करवाई हुई हैं। जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेस थी वो भी आप देख सकते हैं, उनको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। और आज के लेक्चर के लिए मैंने जो एक कॉस्ट अकाउंटिंग बाय वेंडर बैक जो है वो एक और प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है, दैट इज प्रॉब्लम 213 15th एडिशन में से सेकंड चैप्टर के 13th प्रॉब्लम को मैंने सिलेक्ट किया है। हम लोग उसको जो है वो करने की कोशिश करेंगे और उसके जरिए से मैं आप लोगों को डिफेक्टिव गुड्स और जो स्पॉइल्ड गुड्स होती हैं उनमें फर्क भी समझाने की कोशिश करूंगा और उनकी अकाउंटिंग या उनकी कैलकुलेशन जो है वो उनकी कॉस्टिंग हम किस तरीके से करते हैं ये भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आए मैं आप लोगों के साथ प्रॉब्लम शेयर करता हूं, फिर उसके बाद जो है हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। Here is the problem, that is problem 213। इसको लेके हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। Torre Incorporation manufactures electrical equipment for specifications received from customers। Customers की specification के मुताबिक electrical equipment बनाते हैं वो। उन्हें एक जॉब X10 जो है वो मिली है, 1000 मोटर्स उन्होंने बनानी है for designed electric complex के लिए। फॉलोइंग कॉस्ट वर डिटरमाइंड फॉर ईच मोटर। हर एक मोटर के लिए ये एक कॉस्ट उन्होंने डिटरमाइन की है कि मटेरियल 117 का लगता है, 100 की उनके ऊपर लेबर लगती है, 83 के उनके ऊपर एफओएच लगते हैं, टोटल कॉस्ट उनकी 300 की बनती है। इसी लिहाज से एट फाइनल इंस्पेक्शन, जब उन्होंने फाइनल इंस्पेक्शन की तो उन्होंने डिस्कवर किया कि 33 मोटर्स वर नॉट मीटिंग द स्पेसिफिकेशंस। 33 मोटर्स जो थी वो उनकी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस नहीं थी जो कि कस्टमर्स ने दी हुई थी, और उनमें से 18 मोटर ऐसी थी जो कि बियॉन्ड रिपेयर्स थी, मीन उनको हम रिपेयर भी नहीं कर सकते थे, मीन वो स्पॉइल्ड थी। और उनमें से जो बाकी थी वो उनको हम रिपेयर कर सकते थे। जो रिमेनिंग 15 यूनिट्स थे दे वर डिफेक्टिव बट रिकंडीशंस एट फर्स्ट क्वालिटी यूनिट्स बाय एडिंग सम कॉस्ट। उनको हम ठीक कर सकते थे कुछ कॉस्ट ऐड करने के बाद, मीन वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन फर्स्ट यूनिट बन सकते थे अगर हम उनके ऊपर कुछ मजीद कॉस्ट लगा लें, मीन रीवर्क कर लें उनके ऊपर। तो ऐसी चीजें जो कि रिपेयर नहीं हो सकती हैं और उनको हम एज अ सेकंड या फिर हम लोग लो क्वालिटी गुड्स करके बेच सकते हैं, उनको हम कहते हैं स्पॉइल्ड गुड्स, या फिर उनको हम लोग जब स्क्रैप कर सकते हैं उनको हम कहते हैं स्पॉइल्ड गुड्स। लेकिन जो चीजें हमारी कुछ कॉस्ट लगने के बाद ठीक हो जाती हैं और अप टू मार्क, अप टू स्टैंडर्ड्स हो जाती हैं, उनको कहते हैं हम लोग डिफेक्टिव गुड्स। तो डिफेक्टिव गुड्स के लिए रीवर्किंग हो सकती है और उनको ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो स्पॉइल्ड गुड्स होती हैं उनके ऊपर रीवर्क करके उनको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो याद रखें यही दोनों में एक स्पेसिफिक फर्क है डिफेक्टिव गुड्स में और स्पॉइल्ड गुड्स में। मैंने ऑलरेडी जो आप लोगों को वीडियोस शेयर की हुई हैं डिफेक्टिव गुड्स के ऊपर और स्पॉइल्ड गुड्स के ऊपर, उसमें भी मैंने बड़ा डिटेल में आप लोगों को ये चीजें समझाई हुई हैं, आप लोग उनको कंसल्ट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले उन्होंने रिक्वायर किया है नंबर 1, द स्क्रैपिंग ऑफ द 18 मोटर्स विद द इनकम फ्रॉम स्पॉइल्ड गुड्स treated as reduction in the manufacturing cost of specific job। हम manufacturing cost of specific job में से रिडक्शन कर सकते हैं, उसके जरिए से उसकी ट्रीटमेंट हमने इस तरीके से करनी है। मीन इसका मतलब क्या है कि लॉस चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि हमने 18 मोटर्स को स्क्रैप कर देना है और उनको हम लोगों ने लॉस जो है वो चार्ज करना है अपनी स्पेसिफिक जॉब को। उस जॉब में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से स्पेसिफिक जो भी जॉब की जो उसकी रिकवरी है या जो उसकी स्क्रैप वैल्यू ऑफ मोटर्स है उनको हम लोगों ने क्या करना है, डिडक्ट कर देना है, उसमें से हम लोगों ने उसको रिड्यूस कर देना है एज अ रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द स्पेसिफिक जॉब हमने करना है। मीन जो हम लॉस करेंगे उसको हम लोग जॉब के ऊपर चार्ज कर देंगे। और दूसरी रिक्वायरमेंट में हम लोग फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इसके बाद देखते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन का पार्ट करते हैं, प्रॉब्लम 213, और उसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट
पार्ट वन करने से पहले मैं आप लोगों को एक इसकी जो कि आल्दो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मुझे कुछ चीजें समझाने के लिए इसकी जरूरत है, तो इसलिए मैं पहले जो है वो सबसे पहले जिस तरह से पिछले सवाल में भी मैंने आप लोगों को जो पहले क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किया है उसमें भी मैंने समझाया था, तो कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन कर लेते हैं, कॉस्ट चार्ज टू जॉब की एंट्री कर लेते हैं पहले। ओके जी, इसमें हम लोग करेंगे जी वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर X10 को आप डेबिट कर देंगे और अमाउंट कितनी होगी, इनके टोटल यूनिट्स हैं 1000 और पर यूनिट कॉस्ट जो हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर दैट इज 300 पर यूनिट, जिसमें मटेरियल, लेबर और एफओएच शामिल हैं। हमने इसको जो है मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो आ गई $300,000, 3 लाख की कॉस्ट को हमने डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्रेडिट करना है मटेरियल्स को, मटेरियल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, फिर पे रोल के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे आप लोग लेबर की अमाउंट के साथ, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को आप लोग फिर क्रेडिट कर देंगे और इनकी अमाउंट्स क्या आएंगी 1000 मल्टीप्लाई बाय इसकी पर यूनिट कॉस्ट जो हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर। ये मैं देख लेता हूं यहाँ पे कि ये कितनी है। यहाँ पे जी हमें जो 117 की जो कॉस्ट है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दैट इज 117 की कॉस्ट मटेरियल है, फिर 100 लेबर है और 83 फैक्ट्री ओवरहेड है। तो इन तीनों कॉस्ट को मैं वहां पे क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट करके लिख लेता हूं। 117 ये वाली कॉस्ट है, फिर उसके बाद है जी 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 लेबर की कॉस्ट है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 83 की कॉस्ट ये है, और तीनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1,17,000 की ये क्रेडिट हो जाएगी, फिर 100,000 की ये वाली कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगी और 83,000 की ये वाली कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगी। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, इसकी एंट्री कर सकता हूं। सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन माय क्वेश्चन, लेकिन मैंने इसकी कॉस्ट चार्ज टू जॉब को एंट्री कर ली है, इनकी जो भी स्पेसिफिक जॉब को हमने कॉस्ट मटेरियल, लेबर और एफओएच चार्ज किया। अब हम रिक्वायरमेंट नंबर 1 पे आ जाते हैं। हमने क्या करना है, स्पॉइलेज रिकॉर्ड, स्पॉइलेज गुड्स रिकॉर्ड करना है, इसकी रिकॉर्डिंग एंड रिकवरी of the cost as reduction from job X10 cost। हमने जॉब X10 की कॉस्ट में से रिडक्शन कर लेनी है उसकी कॉस्ट, या फिर इसी को ही हम अगर कहें तो लॉस चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब, लॉस चार्ज टू जॉब। ये बेसिकली जो है वो ये वही वाली ट्रीटमेंट है जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी की है। इसके लिए मैं आपकी एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे स्पॉइल गुड्स अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कितनी होगी। अब इसमें से चूंकि हमारे पास जो स्पॉइल्ड हैं वो 18 यूनिट्स हैं, टोटल यूनिट हमारे पास जो डिफेक्टिव निकले थे वो 33 थे, उनमें से 18 यूनिट्स जो थे वो स्पॉइल्ड हो गए थे, मीन वो स्क्रैप हो गए थे, वो किसी ठीक होने के काबिल नहीं थे। इनको जब हम बेच सकते हैं, वो हमें एक बताया गया है कि हम इनको बेच सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, हम इनको बेच सकते हैं 75 यूनिट पर, 75 पर ईच यूनिट, हम हर एक यूनिट के 75 रिकवर कर सकते हैं। तो मैं यही वाली अमाउंट जो है वो यहां पे लिख देता हूं, 18 मल्टीप्लाई बाय 75 करूंगा तो ये मेरे पास जो है वो अमाउंट आ जाएगी 18 मल्टीप्लाई बाय 75 के साथ, तो ये आ जाएगी 1350 ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी। और मैं इसको जो है वो लॉस किसको चार्ज करूंगा, वो क्या है जी, मैं वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट है जॉब X10 का,
इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा और कितनी अमाउंट से करूंगा, यही 1350 की अमाउंट से इसको रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ द जॉब कर दूंगा। सो दिस इज बेसिकली रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ द जॉब। इसको हम अगर एक और एंगल से समझने की कोशिश करें, एक और तरीके से इसी चीज को समझें, तो जैसे मैंने आप लोगों से ये कहा था कि अगर मैं ये कहूं कि इनकी जो कॉस्ट थी स्पेसिफिक इन यूनिट्स की, मैंने कहा वो स्पॉइल्ड गुड्स की जो हमें रिकवरी आ रही है वो आ रही है जी के 18 यूनिट्स थे, मल्टीप्लाई बाय 75 किया तो ये आ जाएगा जी 1350 की ये मेरे पास रिकवरी आ जाती है। अब ये जो 18 यूनिट स्पॉइल हुए हैं, इनकी बेसिकली कॉस्ट कितनी थी, ओरिजिनली इनके ऊपर कितनी कॉस्ट लगी हुई थी, हम उसके साथ वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को क्रेडिट कर लेते हैं। हमने कहा वो हम इस अकाउंट में नहीं रखेंगे, वो जाया हो गई चीजें, उनको हम निकाल देते हैं। तो हमने कहा जी वर्क इन प्रोसेस जॉब 110x जो है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं और अमाउंट क्या लिखेंगे, बेसिकली ये 18 यूनिट्स थे मल्टीप्लाई बाय 300 पर यूनिट कॉस्ट जो हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में वो क्या थी 300। तो हमने कहा जी 18 मल्टीप्लाई बाय 300 करेंगे तो ये आ जाएगा 5400 की हमने कहा जी ये टोटल कॉस्ट थी जो इसके ऊपर है। अब आप जरा गौर करें कि 5400 की इनकी कॉस्ट थी और रिकवरी इसमें से हो रही है 1350 की, तो 5400 और रिकवरी हो रही है 1350 की। तो हमने ये कहा जी कि अच्छा इसके ऊपर लॉस कितना हुआ 0, 10 में से 5 निकालेंगे तो 5, 13 में से 3 में से 3 निकालेंगे तो 0 और यहां पे आ जाएगा जी 5 में से 1 निकालेंगे तो 4। 4050 की क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। तो अब हम ये लॉस जो है वो हमने किसको चार्ज करना है, एज पर आर इंस्ट्रक्शन। तो हमें लॉस जो है वो चार्ज करना है स्पेसिफिक जॉब को। तो मैं यहां पे लिखूंगा वर्क इन प्रोसेस जॉब 10x और मैं इसके आगे लिख दूंगा स्पॉइलेज लॉस, ये स्पॉइलेज लॉस है। अब ये मैंने कितना किया है 4050 ये लॉस है। अब आप जरा गौर करें ये बेसिकली क्या है कि लॉजिकली तो ये बनती है कि हमने कहा स्पॉइल गुड्स इतने की थी, उनके ऊपर जो टोटल कॉस्ट लगी हुई थी वो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो गया और उनमें से जो लॉस बचा वो हम लोगों ने कहा या तो वो FOH को जाएगा या फिर वो वर्क इन प्रोसेस को जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो कि हमें रिक्वायरमेंट है कि हमने स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करना तो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर दिया, लेकिन ये एंट्री लॉजिकली गलत है क्योंकि हम एक ही अकाउंट दो दफा, एक दफा डेबिट भी कर रहे हैं और एक दफा क्रेडिट भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, हम लोग सेम अकाउंट डेबिट और क्रेडिट नहीं करते हैं एक ही एंट्री के अंदर, तो इसलिए इसका नेट इंपैक्ट लिखते हैं। तो जब आप लोग इन दोनों को नेट ऑफ करेंगे, आप 4050 को और 5400 को नेट ऑफ करेंगे, 5400 और 4050 को जब आप नेट ऑफ करोगे तो 0, 10 में से 5 5 और 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो वही 1350 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कट जाएंगी और इसके नतीजे में यहां पे आएगा वर्क इन प्रोसेस जॉब 10x, जो क्रेडिट चूंकि ज्यादा है डेबिट कम है तो इसलिए इनका नेट इंपैक्ट क्रेडिट आएगा, वो आ जाएगा जी 1350। तो वही वाली अमाउंट यहां पे भी शो हो गई है जो कि हम लोगों ने पिछली एंट्री में मुख्तसर तरीके से वही दो करके की थी। तो इसलिए होप सो कि आप लोग इस तरीके से भी समझ गए होंगे लॉजिकली कि जब हम लोग जॉब को लॉस चार्ज करते हैं तो फिर हम लोग किस तरीके से इसकी जो है वो एंट्री समझ सकते हैं। तो एंट्री आपने वही करनी है, ये मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए ये वाला तरीकाकार बताया है या करने की कोशिश की है। ये आपने इस तरीके से नहीं करना है, आपने काम उसी तरीके से ही करना है जैसे मैंने आप लोगों को इस एंट्री में बताया हुआ है, ये आपने एंट्री करनी है। और जब भी आप लोग लॉस चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब करेंगे, okay, in this way we can have our requirement number 1 of the question। अब आ जाते हैं जी रिक्वायरमेंट नंबर 2 के ऊपर। नंबर 2 रिक्वायरमेंट क्या है, मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं, आप देखिएगा प्लीज। यहां पे क्वेश्चन में हमारे पास जी दिया है जी रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हमें बताया गया है द correction of 15 defective motors with additional cost charged to specific job। हमने ये कहा जी कि additional cost charged to specific job करना है और उसके जो डिफेक्टिव गुड्स हैं उनकी आप जो है वो उसको आप दुरुस्त करने के लिए क्या करेंगे, उसकी
जो पर यूनिट उसके ऊपर कॉस्ट लग रही है उसको रिकॉर्ड करना है हम लोगों ने। तो मैं आपके साथ सोल्यूशन शेयर करता हूं। अब चूंकि हम लोगों ने स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करना है, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने ओरिजिनली कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट या कॉस्ट चार्ज टू जॉब की एंट्री की थी, तो हम वहां पे लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर, जिस जॉब को जॉब नंबर X10 को आप डेबिट कर दोगे, और कितनी अमाउंट से डेबिट करोगे अभी मैं इसको छोड़ देता हूं। इसके बाद आप मटेरियल्स के अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, पे रोल के अकाउंट को आप लोग क्रेडिट करेंगे, और FOH के अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। इनकी अमाउंट्स की जो है वो हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर। हमने कहा जी कि 1650 का मटेरियल लगता है जो कि डिफेक्टिव गुड्स थी उनको ठीक करने में, ये हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके ऊपर 1500 की लेबर लगती है और 1200 के इसके ऊपर FOH लगते हैं। जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो ये हमारे पास बन गया 4350 की टोटल कॉस्ट जो है वो हमने करना पड़ी है फॉर करेक्शन ऑफ दोज यूनिट्स। तो आप इसकी क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग रीवर्क कॉस्ट ऑन डिफेक्टिव गुड्स। डिफेक्टिव गुड्स के ऊपर जो हमने रीवर्क कॉस्ट की है उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड करने के लिए ये वाली एंट्री की है। और रीवर्क कॉस्ट की वजह से क्या हो सकती है, अच्छा ये भी बात एक और समझा दूं कि रीवर्क कॉस्ट, चूंकि आप देखें वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 1 को डेबिट हो रहा है, जब वर्क इन प्रोसेस जॉब को डेबिट होती है, वर्क इन प्रोसेस को जब डेबिट होती है कॉस्ट, तो उसकी वजह से आप याद रखें पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द जॉब इंक्रीज कर जाती है। जब भी कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो डेबिट होगी, तो डेबिट कॉस्ट अगर होती है तो फिर पर यूनिट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी अगर हम डिफेक्टिव गुड्स की कॉस्ट स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करते हैं तो। लेकिन अगर हम लोग रीवर्क कॉस्ट जो है वो अगर हम FOH को चार्ज करें, मीन यहां पे हम लोग ये कहेंगे कि फैक्ट्री को चार्ज करनी है या ओवरऑल प्रोडक्शन को चार्ज करनी है या हम लोगों ने तमाम जॉब्स को चार्ज करनी है, तो फिर हम लोग वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, फिर हम लोग FOH के अकाउंट को डेबिट करेंगे। जब हम FOH के अकाउंट को डेबिट करेंगे तो फिर रीवर्क कॉस्ट जो है वो बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं करेगी पर यूनिट कॉस्ट को। तो याद रख लें, मैं आपको समरी के तौर पे बता देता हूं कि जब हम लोग when we charge loss on spoilage to or rework cost on defective goods to factory overhead or all jobs or overall production, then there would be no impact on per unit cost of good units और जॉब, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स और जॉब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसके उलट when we charge loss on spoilage और rework cost to स्पेसिफिक जॉब, देन क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स एंड जॉब विल इंक्रीज। वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी अगर हम लोग जो रीवर्क कॉस्ट है या लॉस ऑन स्पॉइलेज जो है वो किसको चार्ज करेंगे, स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करेंगे। तो उस सूरत में हमारे पास जो है वो ये वाली जो सिचुएशन है ये
पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन अगर हम लोग एफओएच को चार्ज करेंगे तो फिर हमारी पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। सो इन दिस वे यू कैन हैव रिक्वायरमेंट नंबर 2। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट नंबर 3। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में उन्होंने हमें क्या बताया है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं और हम लोग उसको हल करेंगे। The additional cost of replacing the 18 spoiled motors with the new motors। अब अगली बात ये आ गई, अब इसके करने के लिए मैं फिर आपके साथ बोर्ड शेयर करता हूं। अगली बात ये आ गई है कि अब ये जो 18 यूनिट्स जो थे, जो स्पॉइल हो गए थे, स्पॉइल्ड थे, अब वो तो दे वर ऑफ नो यूज। अब ये तो किसी इस्तेमाल के नहीं है, लेकिन हमने तो 1000 यूनिट कस्टमर को पूरे करके देने हैं, तो उसके लिए जो 18 यूनिट शॉर्ट थे वो क्या करना पड़ेंगे, ऐड करना पड़ेंगे, एडिशनल यूनिट करना पड़ेंगे। तो एडिशनल यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास आएंगे 18। अब वो जो एडिशनल यूनिट्स हैं ऑफ कोर्स उनकी एडिशनल कॉस्ट भी आएगी। तो हम लोग यहां पे रिक्वायरमेंट नंबर 3 में क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग the cost of additional units। कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट्स को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से आप करोगे, वर्क इन प्रोसेस जॉब। जब भी आप कॉस्ट जॉब को चार्ज करेंगे आप उसको डेबिट कर देंगे, ये डेबिट कर देंगे आप। फिर चूंकि ये 18 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 300 पर यूनिट कॉस्ट इसके ऊपर लगती है, 5400 ये आ गए। फिर उसके बाद है जी मटेरियल्स अकाउंट क्रेडिट, पेरोल अकाउंट क्रेडिट और एफओएच के अकाउंट को भी आप लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और इनकी क्रेडिट की अमाउंट क्या आएंगी, ये 18 मल्टीप्लाई बाय 117 आ जाएगा, फिर 18 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, फिर 18 मल्टीप्लाई बाय 83 आ जाएगा। ये हमें कॉस्ट गिवन है और मैं इनकी अमाउंट्स लिख लेता हूं, दैट इज 2106 आ गया, फिर 1800 इसकी अमाउंट आ गई, फिर इसके बाद 1494 इसकी अमाउंट आ गई, और जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो 5400 इसकी अमाउंट आ गई। सो इस तरीके से आप क्या करोगे, इनकी एडिशनल कॉस्ट को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। वो जो एडिशनल 18 यूनिट्स आपको फिर दोबारा से ऐड करके 1000 यूनिट बनाना पड़ेंगे, उसके लिए फिर आपको एडिशनल कॉस्ट लगाना पड़ेगी, तो उसकी आप लोग इस तरीके से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाती है बात, अच्छा ये तमाम चीजों का इंपैक्ट जो है वो पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर क्या आता है। तो अंडरस्टूड सी बात है कि पर यूनिट कॉस्ट विल इंक्रीज बिकॉज हमने इसकी स्पेसिफिक जॉब को चार्ज की है कॉस्ट, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से, उसका सिंपल सा हल क्या है कि आप क्या करो, एक वर्क इन प्रोसेस जो है वो वर्क इन प्रोसेस जॉब 10x का अकाउंट बना लें, और जो जो आप लोगों ने इसके अंदर एंट्रीज की हैं वो आप लिखते जाएं। तो सबसे पहले आप लोगों ने हम लोगों ने जो अपने पास से एक एंट्री की थी वो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने वर्क इन प्रोसेस जॉब को डेबिट किया था 3 लाख की अमाउंट से। मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी एंट्री मैंने कहां पे की थी। ये वाली जो मैंने आपकी एंट्री आपके सामने मैं शो कर रहा हूं, ये मैंने 3 लाख की एंट्री वहां पे डेबिट की साइड पे शो कर दिया। मैं इसके साथ जो स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूं, मैंने सिर्फ रफ वर्किंग करनी है ताकि मैं इसकी कैलकुलेशन कर पाऊं। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो हम लोगों ने वर्क इन प्रोसेस को किया था, वो रिक्वायरमेंट नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया था कि वर्क इन प्रोसेस को 1350 की अमाउंट से क्रेडिट कर दिया था। तो ये हम लोगों ने स्पॉइल्ड गुड्स की कॉस्ट को रिकॉर्ड किया था, और फिर हम लोग जो है वो 1350 को इधर जो है वो क्रेडिट कर देते हैं इस हवाले से। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट है जी, हमने इसके बाद रीवर्क की जो कॉस्ट थी वो हम लोगों ने चार्ज की थी। अपने जो 15 यूनिट्स हमारे खराब हो गए थे उनको हम लोगों ने रीवर्क करने के लिए किया था, तो हम लोगों ने फिर वर्क इन प्रोसेस को डेबिट किया था और उसकी अमाउंट थी 4350 की। ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 की एंट्री है,
ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 की एंट्री थी, और ये हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट 0 कह लें आप इसको, कि इसको हम लोगों ने खुद से किया था। ओके, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं कि ये आप लोगों ने कहां पे की थी। तो यहाँ पे आप जरा गौर से देखें कि वर्क इन प्रोसेस अकाउंट जॉब 10 को हमने 4350 से डेबिट किया था, ये मैंने उधर पोस्ट कर दिया है उस अकाउंट के अंदर। फिर उसके बाद मैं ये देखता हूं कि मेरे पास नंबर 3 की जो एंट्री थी वो मैंने किया था आखिर में, जो मैंने किया तो वो 5400 की अमाउंट को फिर मैंने डेबिट किया। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे मैंने वर्क इन प्रोसेस 5400 से इस अमाउंट के साथ इसको डेबिट किया है, तो ये भी मैंने वहां पे लिख ली। तो अब देखें कि मैंने डेबिट किए थे सारे, वो मैंने ऐड कर लिए, उसमें से जो क्रेडिट था वो मैंने जब माइनस किया तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इन तमाम का जो टोटल बनता है 3,09,750, 3,09,750 आ गया। और इसी लिहाज से ये आ जाएगा 3,09,750। जब इसमें से मैंने 1,350 को माइनस किया तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 3,08,400 की अमाउंट आ जाएगी। ये मेरे पास जो है वो नेट अमाउंट रह गई है मेरे वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट के अंदर। और ये जो वर्क इन प्रोसेस है, अब जब ये जॉब कंप्लीट होगी तो आप देखेंगे कि इसकी एंट्री क्या होगी। जब व्हेन द जॉब विल बी कंप्लीटेड तो मैं लिखूंगा फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट, और वर्क इन प्रोसेस जॉब 10x के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, और अमाउंट क्या लिखूंगा 3,08,400, 3,08,400। इस तरीके से मेरे पास जो है वो ये वाली कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जो भी गुड्स थी उनकी कॉस्ट को मैंने क्या कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है। अब आप जरा गौर करें कि पर यूनिट कॉस्ट क्या आती है। पर यूनिट कॉस्ट, इसमें मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए। टोटल कॉस्ट अभी जो मैंने नेट कॉस्ट थी वो मैंने कैलकुलेट कर ली, वो है जी 3,08,400 की ये वाली कॉस्ट आ गई। अब इसको मैंने टोटल यूनिट्स चाहिए। टोटल यूनिट्स जो हैं वो बेटे इसके वो 1000 ही होंगे। ये कैसे होंगे ये मैं आपको बताता हूं। हमारे पास पहले यूनिट थे 1000, उनमें से हमने कहा कि 33 यूनिट्स जो थे वो क्या हो गए, खराब हो गए। मेरे पास कितने यूनिट खराब हो गए, 33 यूनिट्स। अब 33 में से 18 यूनिट्स जो थे वो बिल्कुल नकारा थे, और 15 यूनिट जो थे वो ओके हो गए, और वो 15 इसमें से ऐड हो गए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो कम कितने हुए, सिर्फ 18। हमने 18 यूनिट जो है वो खत्म मगर हमें हमारे जाया हो गए। लेकिन हमने फिर 5400 जो नंबर 3 था जाके उसमें 1800 मजीद ऐड कर दिए, तो मेरे पास बेसिकली क्या थे, 1000 यूनिट थे, उसमें से 18 जाया हो गए, और फिर मैंने 18 दोबारा से प्लस किए, तो फिर मेरे पास जो टोटल यूनिट फिर 1000 के ही आ गए। तो इसलिए मैंने जो जॉब कंप्लीट जब की तो मेरे पास 1000 ही यूनिट्स थे। अब मैंने जब 3,08,000 को 1000 पे डिवाइड किया तो फिर मेरे पास आ जाएगा जी 308.40। दिस वुड बी द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ दैट जॉब। और आप जरा गौर करें, जब हमने ये जॉब शुरू की थी तो उस वक्त इसकी पर यूनिट कॉस्ट थी 300, लेकिन अब जब ये कंप्लीट हुई है तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई है 308.40। और वो जो 8.40 इंक्रीज हुई है दैट इज ड्यू टू स्पॉइलेज लॉस, और फिर रीवर्क और एडिशनल कॉस्ट जो हम लोगों ने 18 यूनिट्स को मजीद एडिशनल यूनिट्स ऐड किए हैं, उन तमाम यूनिट्स की कॉस्ट को जब हम लोगों ने शामिल किया, नेट ऑफ किया है, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो 8.40 से इंक्रीज कर गई है। और उसकी इंक्रीज का जो दो मेन वजह है, नंबर 1 स्पॉइलेज एंड नंबर 2 रीवर्क कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। जो डिफेक्टिव गुड्स की रीवर्क कॉस्ट थी वो भी चूंकि गुड यूनिट्स के ऊपर पड़ी गई, इसलिए उनकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर गई है। होप सो आप लोग जो है इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ के होंगे, और आप इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी, और आप लोग जो है वो बाकी क्वेश्चन जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि बाकी क्वेश्चन भी आप इस पैटर्न के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।